हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, मेरा फेज़ स्टार्ट हो रहा है, यानी मैं एक फ़ेज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपकी होगी वर्ल्ड जियोग्राफ़ी हो जाएगी और पाक स्टडी एंड जियोग्राफ़ी, इस्लामिक हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। यानी इसमें पूरा एक आपका फ़ोकस होगा। बाकी रह जाएगा आपका मैथ और इंग्लिश, वो एक अलग टॉपिक से स्टार्ट करूँगा, उसका एक अलग फ़ेज़ होगा। मगर मैं जिस फेज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास एक पास पेपर्स हैं जिनके मैंने प्रैक्टिस करके, जिनके ऊपर हाथ बिठा के मैंने, अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो मैं वो पेपर सॉल्व कर लेता हूँ। तो यानी कि वही पास पेपर्स होते हैं। देखिए, चाहे इस्लामिक हो, चाहे आपका इस्लामिक हो, चाहे आपका जियोग्राफ़ी हो, चाहे आपका पाक स्टडी हो, चाहे आपका वर्ल्ड जियोग्राफ़ी हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। आपका रह जाएगा एक करंट अफेयर, तो वो भी इसी में हो जाएगा। तो करंट अफेयर भी आपका इसी में हो जाएगा। सिचुएशन यही है कि आपने क्या करना है कि टॉपिक को समझना है क्लियरली। वर्ल्ड जियोग्राफ़ी हो, पाक स्टडी हो, या पाक जियोग्राफ़ी हो, इस्लामिक हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो, आपने उसकी यानी कि बैकग्राउंड को समझना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आता है उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जितने भी प्रीवियस पास पेपर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो रिपीटेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड है, यानी कि मैंने देखा, आजमाया है। जब भी मैं पेपर देने जाता हूँ तो वो रिपीटेड पेपर मेरे सामने जो आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ। खैर, चलते अपने क्वेश्चन पेपर्स की तरफ, जो जिससे मैं तैयारी करवाने वाला हूँ, जो मटेरियल मेरे पास है। तो उस मटेरियल से तैयारी करते हैं। उस मटेरियल में ये है मेरे पास प्रीवियस पास पेपर्स ना, इस तरह के 100 या 200 मेरे पास पेपर्स हैं। कुछ मॉडल्स पेपर हैं, कुछ यानी वो हैं। इनमें क्या है, कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी एक डीप नॉलेज है। तो अगर मैं आज एक क्वेश्चन की तैयारी इधर करवा रहा हूँ, तो अगले जो पेपर आते हैं उस पर दूसरे क्वेश्चन की, उसकी और बारे में डेफिनेशन है, उसकी और डेफिनेशन है, उसकी और डेफिनेशन है। तो आप किसी भी पेपर में बैठते हैं तो आप उसकी डेफिनेशन को समझ पाते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के एक आता है, नॉर्थ में क्या है, चाइना है, पाकिस्तान के नॉर्थ में और क्या क्या है, यानी कि ग्लेशियर्स हैं, क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, क्या क्या है, तो उनके बारे में भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो पूरा एक डीपली मैसेज होगा। पहले हम पाक स्टडी, जनरल साइंस, और जो इंग्लिश होगा और मैथ होगा वो हम नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। चलें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये हमारा पास पेपर नंबर 1 है जिसमें प्रीवियस पेपर्स लिखा हुआ है। देखिए, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी है, और आपको इधर दिख रहा भी होगा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मगर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज ग्वादर। अच्छा, ये याद रखिएगा, यानी कि वो पूछ रहा है कि ग्वादर कहाँ परचेज़ किया गया। ग्वादर जो परचेज़ किया गया, ओमान से परचेज़ किया गया। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं कि ग्वादर आपके लोकेटेड कहाँ है। ग्वादर आपके बलूचिस्तान में लोकेट करता है। और ग्वादर कब परचेज़ किया गया, ये भी याद रखें। अभी देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, यानी पूरी एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है, व्हेन पाकिस्तान परचेज़ ग्वादर फ्रॉम ओमान से। सही, ओमान से कब ख़रीदा, ओमान से ख़रीदा इन्होंने, एक मिनट, ये पॉपअप मैंने लेफ्ट हैंड में कर 1958 में ख़रीदा था, ये याद रखिएगा। कहाँ ख़रीदा था, 1958 में ख़रीदा था। ग्वादर परचेज़ किया गया था ओमान से, सही है ना। तो वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फ़िरोज़ ख़ान नून। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ना परचेज़ किया गया तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, फ़िरोज़ ख़ान नून। और जब ख़रीदा गया तो वो यानी कि ईयर कौन सा था, 1958 में ख़रीदा गया, ओमान से ख़रीदा गया था। ये याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। पूछा जाता है कि जब ना ग्वादर ख़रीदा गया तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तानी, वो फ़िरोज़ ख़ान नून था। एंड हिज़ वाइफ विकारुल निसा नून भी लिखा हुआ है, मगर उनके बारे में इतना पूछा नहीं जाता। मगर ये याद रखिएगा, 1958 सन याद रखिएगा और प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ग्वादर के बारे में और भी पूछा जाता है, ग्वादर है क्या, ये फिशरी पॉइंट भी है, इस इधर से ऑयल भी होता है प्रोड्यूस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने। सेकंड क्वेश्चन है, विच प्रोविजनल CM वाज डिसमिस्ड ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं 1 यूनिट है क्या। 1 यूनिट ये था कि 1970 में हुआ था। 1 यूनिट वाज डिसॉल्व ऑन पाकिस्तान। तो 1 यूनिट क्या हुआ था,
1917 में आया था। क्या आया था? 1 यूनिट प्रोग्राम है जो आपका 1917 में आया था और ये जनरल याहिया के दौर पे आया था। जनरल याहिया के दौर पे आया था, 1917 में आया था। इसे लीगल फ्रेम ऑर्डर वर्क में, किसने? लीगल फ्रेम ऑर्डर, ये याद रखिएगा। इसमें पूछा जाता है LFO के ज़रिए, सही है ना, LFO के ज़रिए। देखिए यहाँ प्रेसिडेंट भी लिखा हुआ है जनरल याहिया खान। तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 यूनिट प्रोग्राम कब हुआ था? 1917 में हुआ था और जनरल याहिया के दौर पे हुआ था। प्रेसिडेंट जनरल याहिया थे पाकिस्तान के, और फ्रेमवर्क क्या था? नंबर LFO के ज़रिए किया गया था, सही है। और पूछा जाता है 1 यूनिट है क्या? 1 यूनिट ये है कि पूरे सूबे एक कर दिए जाए, यानी सबका कैपिटल एक, यानी सब एक हो जाए, कोई सूबा नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। 1 यूनिट प्रोग्राम लाया, मगर ये 1 यूनिट प्रोग्राम ना काम नहीं कर सका सही तरीके से। तो 1 यूनिट प्रोग्राम क्या था? विच प्रोविजनल CM, इधर जो क्वेश्चन आया पहले ये समझ लेते हैं। विच प्रोविजनल CM वाज डिसमिस्ड ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट, तो किस के CM को इशू हो गया था 1 यूनिट, यानी से डिसमिस हो गया था, तो वो CM ऑफ सिंध थे। इसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो विच प्रोविजनल CM वाज डिसमिस्ड ऑन द इशू ऑफ इज़ 1 यूनिट, तो वो थे CM ऑफ सिंध, ये याद रखिएगा। CM सिंध के इशू, CM सिंध को डिसमिस कर दिया गया था इस इशू में 1 यूनिट। और 1 यूनिट 1917 पे आया था। प्रेसिडेंट कौन थे? जनरल याहिया खान थे, ये भी याद रखिएगा। और LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पे किया गया था। नंबर 3 क्वेश्चन की चलते हैं। विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो पूछते हैं कितने रेडियो स्टेशन बहुत थे। देखो, रेडियो स्टेशन इसलिए बनाए गए थे कि आप तक पैगाम पहुँचाने जाएँ, और यानी कि कोई न्यूज़ भी लाजमी होती है ना, जैसे कोई न्यूज़ चैनल उस टाइम तो होते नहीं थे, टीवी तो होता नहीं था, तो ज़्यादातर क्या थे? रेडियो स्टेशन थे। तो रेडियो स्टेशन में होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई सियासी अगर कोई कंट्री होती है उसके लिए एक न्यूज़ होना, एजेंसी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब पाकिस्तान बन रहा था, तो पाकिस्तान जैसे ही बना तो कहते हैं कौन सा रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट तैयार शुदा था, तो वो था पेशावर का। तो इसमें आंसर क्या है? ए, पेशावर का, 3rd A पेशावर। अच्छा, हाउ मेनी रेडियो स्टेशन, जब पाकिस्तान बना तो कितने रेडियो स्टेशन थे? क्वेश्चन ये भी आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ मेनी रेडियो स्टेशन इन पाकिस्तान व्हेन क्रिएशन 3 रेडियो स्टेशन थे पाकिस्तान के पास जब पाकिस्तान बना। व्हेन वाज पाकिस्तान क्रिएटेड, तो 3 रेडियो स्टेशन थे। 3 रेडियो स्टेशन में कौन कौन से रेडियो स्टेशन थे? पहला था, एक था ढाका का, एक था पेशावर और एक था लाहौर। ये 3 रेडियो स्टेशन थे, याद रखिएगा। ढाका, लाहौर, पेशावर, 3 रेडियो स्टेशन थे। तो ये तीनों रेडियो स्टेशन के बारे में से कोई एक भी टॉपिक क्वेश्चन आ सकता है कि ये रेडियो स्टेशन पेशावर था क्या पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ? तो पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ तो लाहौर का रेडियो स्टेशन था। तो यानी कि ये याद रखिएगा। खैर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन था उधर हमारा क्वेश्चन यही था कि व्हेन रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो 3rd का आंसर ए है, पेशावर था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, इसका आंसर पेशावर है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर याहिया। देखिए वो आ गया LFO लीगल फ्लेम ऑर्डर। तो व्हाट ऑप्शनल नेशनल असेंबली हेड इफ कुड नॉट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 120 डेज। अच्छा, लीगल फ्रेम कहते हैं अगर लीगल फ्रेम ऑप्शनल था जब ये असेंबली पे लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्या असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? 120 डेज़ के अंदर ऑटोमेटिकली असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। अगर आप असेंबलियाँ डिसॉल्व नहीं करते, इलेक्शन नहीं करवाते, तो 120 डेज़ के अंदर खुद असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन नहीं हो रहे थे, जमहूरियत का निज़ाम नहीं आ रहा था। देखिए, जमहूरियत का निज़ाम तो वैसे देखा जाए तो हमारा कभी आ भी नहीं सकता, क्योंकि जमहूरियत एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जमहूरियत में ये होता है कि आप अगर एक इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन के तहत आपका देखा जाता है वो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है प्राइम मिनिस्टर, मगर हमारे अफसोस के साथ पाकिस्तान में बहुत ही उल्टा रवाज चलता है। इलेक्शन भी वो जीत जाता है जिसके पास जमहूरियत ही नहीं होती। तो जिसके पास जमहूरियत होती है अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो उसे मार दिया जाता है। तो यहाँ क्या है, अंडर याहिया व्हाट ऑप्शन नेशनल असेंबली हेड इफ कुड नॉट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 120 डेज़। तो 120 डेज़ में अगर आप असेंबलियाँ डिसॉल्व नहीं करते, इलेक्शन नहीं करवाते, तो 120 डेज़ में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी असेंबलियाँ। अच्छा, फिर नंबर 5 की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, एक मिनट सॉरी, नंबर 5 क्वेश्चन है आपका,
एक मिनट, इस पॉपअप को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कर दूं। What percentage of the total polled votes in East Pakistan was secured by अवामी लीग in 1917 इलेक्शन। अच्छा, 1917 के इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, अवामी लीग ने ईस्ट, हमारे पास दो पाकिस्तान थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग खड़ी हुई, अवामी लीग ने कोई भी इलेक्शन में यानी कि कोई भी अच्छी खासी ईस्ट पाकिस्तान में नहीं ली, वेस्ट पाकिस्तान में फिर भी ली, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ भी नहीं ली। तो यहाँ आता है डी, नन ऑफ दीज। तो वहाँ जैसे ही यानी कि आपका 1917 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक LFO हुआ, जनरल याहिया के दौर पर ने इलेक्शन करवाए, तो अवामी लीग इन 1970 इलेक्शन में डी नन ऑफ दिस हार गई थी ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ सवात इंक्लूड इन पाकिस्तान, सवात को कब इंक्लूड किया पाकिस्तान में? 28 जुलाई 1969। इसका आंसर दोस्तों ये है 28 जुलाई, यानी कि 6 का बी आंसर है, 28 जुलाई 1969। अच्छा, अभी ये देखिए एक और बताता हूँ, एक ये नहीं, यानी कि सवात एंड चित्राल जॉइन पाकिस्तान। तो सिर्फ इस पॉपअप को मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये क्या है, ऑन जुलाई 28 जुलाई 1969 प्रेसिडेंट याहिया के दौर पे, अब ये भी याद रखिए कि याहिया के दौर पे 1969 आ रहा है, चले तो प्रेसिडेंट याहिया के दौर पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, चित्राल सवात पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड कर दी गई। सिर्फ सवात नहीं याद रखिएगा, चित्राल भी याद रखिएगा। चित्राल कब हुआ? 1969 पे, यानी कि इंटर कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा 6 का क्वेश्चन नंबर आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। एक मिनट, सॉरी यार। अच्छा, तो अभी आगे हमारा इंग्लिश का, देखिए इसमें ही इज़ प्राउड। मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लिश आपको कब कराऊंगा, इंग्लिश में इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा बाद में, मगर इधर मैं आंसर बताता जाऊंगा आपको, ताकि आपके दिल में ये ना हो कि यार आंसर नहीं बताया, क्या पता किसी को इंग्लिश भी आती हो। तो प्रेपोजिशन हो गया आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के साथ आपके सेंटेंसेस और टेंसेस। वैसे मैंने कराए हुए अपने चैनल के अंदर, मगर इसकी टेंसेस और प्रेपोजिशन के मैं एक ऐसी क्लास लाऊंगा जो इसी के रिलेटेड होगी, इसी में टॉपिक होगा। उसमें ये होगा कि आपको किसी तरह का भी प्रेपोजिशन दे दिया जाए, किसी तरह का भी MCQs दे दिया जाए, किसी तरीके का भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल हमारा ये फ़ेज़ 1 पहले मुकम्मल करना है। फ़ेज़ 2 में हमारा है मैथ और इंग्लिश, ये 2 चैप्टर, सही है, मैथ और इंग्लिश दोनों उसी में है। तो इसका जो आंसर है क्या है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है, ही इज़ प्राउड तो ऑफ हिज वेल्थ, क्या उसे अपनी दौलत पर फ़ख्र है। वी आर आंसरेबल टू गॉड, हम खुदा को जवाबदेह हैं। देखिए को, टू का मतलब होता है को, हम खुदा के लिए जवाबदेह नहीं हैं, हम खुदा को जवाबदेह हैं। तो 8 का ए है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग, सही है। तो जब लॉन्ग टाइम आ गया तो हैव यू बीन लग जाएगा, डी 9 का डी है। खैर ये मैं आपको उसी इंग्लिश के टॉपिक में कराऊंगा। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान इन 1965, या इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1965, इंडिया अटैक्स पाकिस्तान इन 1965, इंडिया डिड अटैक्ड ऑन पाकिस्तान इन 1965। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बी, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1965 पे। खैर ये आंसर कैसे हुआ बी पे, ये भी मैं बताऊंगा। ऑनेस्टी, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑनेस्टी पॉवर्टी इज़ बेटर देन डिसऑनेस्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए है, रिचेस। आइडियम्स आते हैं, सिलेक्ट द राइट आइडियम्स। बर्न दी मिडनाइट ऑयल, खैर आइडियम्स आपने याद रखने हैं कि बर्न दी मिडनाइट ऑयल, ये क्या है, एक आइडियम है। खैर इस आइडियम्स की मीनिंग्स भी समझाता रहूँगा क्योंकि इसके मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेलेक्ट द राइट आइडियम, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो ये भी एक आइडियम है दोस्तों, याद रखिएगा कि कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्वेश्चन आंसर इसका सी है। 30 नंबर का, खैर 14 नंबर पे चलते हैं, वन शुड डू। तो इसका 14 का आंसर है बी, वंस ड्यूटी हॉनेस्टली। दी एटमोसफियर वास्ट क्विट, तो एटमोसफियर आ गया है तो वास्ट क्विट है, तो वो क्या है, प्लेजेंट है। 15 का ए है। खैर ये अच्छा, 16 विटामिन डैश कैन लीड टू इलनेस। विटामिन क्या है आपका, डैश कैन लीड टू इलनेस। तो अगर आपने विटामिन के क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उसमें विटामिन वांट तो होता नहीं है, शॉर्टेज भी नहीं होता, पॉवर्टी भी नहीं होता है। विटामिन की कमी से क्या होता है, केमी में कौन सी वोकैबुलरी यूज़ होती है, 16 का है सी, क्या है सी। वैसे देखा जाए क्या है, डिफिशेंसी, 16 का सी आंसर है। अच्छा मैंने ये भी देखा है कभी कभार डिफिशेंसी की स्पेलिंग आ जाती है, क्या आ जाती है दोस्तों,
मैंने एक दफ़ा पीपीएससी एफपीएससी का पेपर दे रहा था, एफआई का इंस्पेक्टर का पेपर था, तो उसमें करेक्ट स्पेलिंग थी। करेक्ट स्पेलिंग 16 क्वेश्चन का ये आया था, डिफिशेंसी की स्पेलिंग DEFICIENCY, डिफिशेंसी 16 नंबर का सी आंसर है। डिफिशेंसी की स्पेलिंग भी आप याद रख लीजिएगा, तो आती रहती है। तो आप कोशिश किया करें कि खुद ही स्पेलिंग सॉल्व कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिक आउट द राइट वर्ड। अच्छा, राइट वर्ड में देखो, इसमें स्पेलिंग बताइए कि इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है। कॉन्टेम्पेरोरी, कंटेम्पेरोरी, कंटेम्प। अच्छा, ये देखिए बी और सी दोनों आंसर सही हैं। अब तो आप क्या चूज़ करेंगे? अब तो मैं आपको इसका एक राइट आंसर देता हूँ। आपने क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि आपको लगे ये दोनों आंसर दोनों के सेम वर्ड है, मगर ए के बाद क्या आता है दोस्तों? बी आता है। तो आपने क्या करना है, हमेशा बी को सिलेक्ट करना है जो ए के बाद आया। तो कंटेम्पेरेरी ये सही आंसर है, कंटेम्प्रेरी ये सारे बाकी रॉन्ग हैं। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। थोड़ा गला ख़राब है। 18 A policeman was killed and 40 laborers wounded in the dash between a band of streakers and the police yesterday। अच्छा, वार कब होती है? वार होती है वर्ल्ड के दर, किसी दो कंट्रीज़ के दरमियान हो तो वो क्या कहलाती है? वार कहलाती है। बैटल क्या कहलाती है? जब पुराने ज़मानों में जंगें लड़ी जाती थी उसे क्या कहते हैं? हम बैटल कहते हैं। और ये क्या कहलाता है? जब पुलिसमैन और 40 लेबर्स, क्या एक ही इलाका है उसके अंदर के 2 लेबर्स लड़ रहे हैं, 14 लेबर लड़ रहे हैं, 100 लेबर लड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो फाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? फाइट कहलाएगी। तो 18 का आंसर क्या है? इसमें सेंस के मुताबिक यूज़ करना था इसको, तो इसका आंसर क्या है? फाइट। क्या दोस्तों इसका आंसर है? फाइट है इसका आंसर। याद रखिएगा, 18 का आंसर सी है। खैर, आप समझते जाएंगे। ही कैन नॉट, 19 का क्वेश्चन नंबर 19 है, ही कैन नॉट स्टॉप यू डैश कमिंग हेयर। तो वो तुम्हारी तो इसका आंसर सी है, ही कैन नॉट स्टॉप यू, वो तुम्हारी तरफ आने से नहीं रुक सकता। से तो फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा? 19 का आंसर क्या लगेगा? से, फ्रॉम लगेगा। इसको उर्दू में से कहते हैं, तो मैंने इसलिए बार बार से कह रहा हूँ। तो फ्रॉम इसका आंसर है। अभी दूसरा है क्वेश्चन नंबर 20, एडवर्टाइजमेंट विल डैश योर सेल। तो क्या है? एडवर्टाइजमेंट विल होस्ट योर सेल, लिफ्ट योर सेल, एड योर सेल। तो एडवर्टाइजमेंट विल बूस्ट योर सेल। क्या करेगा? सेल को क्या कर देगा? आपका बूस्ट कर देगा। तो याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट विल बूस्ट योर सेल। ही लिव्स डैश अ स्मॉल इनकम। तो इसका राइट आंसर है ए, ही लिव्स ऑन अ स्मॉल इनकम। खैर, इंग्लिश का एक में आपको प्रीपोजिशन हो गया, यानी कि आपकी वो हो गई, टेंसेस हो गए, राइट। खैर, वो जो करेक्ट यानी कि करेक्ट वर्ड होते हैं, करेक्ट वोकेबलरी होती है, वो आप इधर समझ लीजिएगा। मगर जो प्रीपोजिशन हो गया, आपका ग्रामर हो गया, बाकी चीज़ें वो मैं आपको इंग्लिश और मैथ का एक फेज़ 2 पे लेके जाऊंगा। फेज़ 2 बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर ये होगा कि यानी कि आपका एक पूरा बैकग्राउंड होगा। अभी इसमें सिर्फ इस्लामियत का एक बैकग्राउंड रखा है मैंने, पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड कंट्रीज, जनरल नॉलेज की तो आपके कंप्लीट हो जाएगी। आप मेरे इन वीडियोस के बाद इंशाल्लाह 70 to 80% तो आप हर मार्क्स में पेपर में उठा सकते हैं इंग्लिश। खैर, 22 पे चलते हैं। द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर। अच्छा, जो दूसरों की थॉट्स की रीडिंग करे, क्या? दूसरे की, द पावर ऑफ रीडिंग क्या करे? दूसरों के थॉट्स की रीडिंग करे, उसे क्या कहता है? टेलीपैथी कहलाता है। जो दूसरों की क्या करे? रीडिंग करे दूसरों की थॉट्स को, तो वो क्या कहलाता है? टेलीपैथी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 23 50 men can do a piece of work in 20 days, in how many days 25 men finish in same work। तो 25 आदमी कितने दिनों में ख़त्म करते हैं? अगर 15 आदमी काम कर रहे हैं और वो 20 दिन में ख़त्म करते हैं, और अगर 25 आदमी में लगा दूं तो वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे? इसको आप इससे भी ज़रब दे के इससे डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मगर इधर भी सोल्व किया गया है, लेकिन 204 153 डिवाइड बाई 255 ये किस तरीके से आया, ये सब कुछ आएंगे ये फेज़ 2 पे। तो इसका आंसर 12 है। खैर, फेज़ 2 पे क्या रखेंगे हम? अपनी इंग्लिश और मैथ रखेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट आर एडवाइज टू राइट देयर नेम्स डैश इंक। तो 24 का आंसर है इन इंक। क्या है? इन इंक। ही इज़ राजपूत बाय कास्ट। अच्छा, कास्ट की स्पेलिंग क्या है इधर? ये कास्ट की स्पेलिंग COST तो हो ही नहीं सकता। देखिए, COST तो हो नहीं सकता, ये तो पक्की बात हो गई। CAST ये लग रहा है, मगर CASTE होता है। कास्ट की राइट स्पेलिंग क्या है दोस्तों? कास्ट की राइट स्पेलिंग क्या है? CASTE, कास्ट। तो याद रखिएगा, कास्ट की राइट स्पेलिंग है CASTE, कास्ट।
तो राइट स्पेलिंग कास्ट है। 25 था और आई एम एस्टोनाइज्ड डैश इज़ बिहेवियर, तो मैं शर्मिंदा हूँ किसके बिहेवियर से, इसके बिहेवियर से। तो इसके साथ के बिहेवियर से नहीं, इसके बिहेवियर पर, ऑन का मतलब होता है पर। मैं इसके बिहेवियर पर शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं इसके बिहेवियर को शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं इसके बिहेवियर से शर्मिंदा हूँ। तो इसका आंसर है 8, मैं इसके बिहेवियर से शर्मिंदा हूँ। तो अ मंकी इज़ नॉट कैपेबल डैश इन दी फ्लाइंग, तो ये याद रखिएगा, अ मंकी क्या है, कैपेबल नहीं है फ्लाइंग के लिए। किसके लिए, से फ्लाइंग के लिए नहीं है, से तो नहीं हो सकता, फ्रॉम भी है से, इसका मतलब के साथ तो नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑफ। देखिए इसका मतलब होता है से। अ मंकी, एक मंकी कैपेबल नहीं है उड़ने से नहीं है, से नहीं है, के साथ नहीं है, उड़ने के लिए, उड़ने के, का, की, के, तो ऑफ का इसका आंसर, राइट आंसर ऑफ आएगा इधर। 28 है, आई सेड टू हमीद ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। देखो इसने कहा आई सेड टू हमीद ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कि हमेशा क्या बोलो, सच बोलो। तो इसका यहीं से पता चल रहा है वो क्या कर रहा है, इसको एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है दोस्तों, इसको एडवाइस दे रहा है कि बेटा ऑलवेज, हमेशा सच बोलना। अगर वो बोलता आई सेड टू हमीद क्लोज द डोर, मैं उसको क्या प्लीज़ क्लोज द डोर, आई सेड टू हमीद प्लीज़ क्लोज द डोर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़, आई हेल्प, तो इधर क्या आ जाता, आई रिक्वेस्ट आ जाता। अगर इधर प्लीज़ आ जाता, कोई ऑर्डर दे देता, तो क्या करता, प्लीज़ क्लोज द डोर, या प्लीज़ गिव मी अ ड्रिंक वाटर, कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट कर देता, तो उधर क्या आ जाता, तो आई रिक्वेस्ट आप यूज़ कर लेते। तो खैर इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में फिर इंग्लिश का करते रहेंगे, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि उतना समझा सकूँ। खैर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 29 का है, वेजिटेबल आर नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ वेल बैलेंस्ड डाइट, रिप्लेस्ड अंडरलाइन विद द सुटेबल चूज। कह रहा है नेसेसरी का सिनोनिम सेलेक्ट करें। अच्छा इधर मेरा नेसेसरी का पहले एक बहुत पिछली दफ़ा मैंने एक पेपर सॉल्व किया, एसेंशियल की क्या सिनोनिम है। पहले एसेंशियल आया था, उसका सिनोनिम होता है नेसेसरी। क्या होता है, ज़रूरियत। क्या होती है, ज़रूरियत। तो एसेंशियल की हमेशा याद रखिएगा सिनोनिम है ज़रूरियात, नेसेसरी। एंड एबंडेंट को बोलते हैं बहुत ज़्यादा, ये याद रखिए। अब प्लेजेंट तो खुशगवार, ये याद रखिएगा। अस्केरिस तो हो नहीं सकता, तो क्या है, एसेंशियल, ज़रूरियात। नेसेसरी को क्या बोलते हैं, एसेंशियल बोलते हैं। तो खैर दूसरी 30 नंबर क्वेश्चन है, यू डेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो मैं अपनी पेरेंट्स और टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वुड करना चाहिए, वुड हैव करना चाहिए, या शुड हैव करना चाहिए। शुड हैव तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकेगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर। क्या आपको अपने पेरेंट्स और टीचर की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, शुड लगेगा इधर। 31 है, देयर इज़ नो डैश इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट जो होते हैं वो रूम होते हैं। क्या होता है, फ्लैट के अंदर रूम्स जो होते हैं वो कंपार्टमेंट कहलाता है। तो स्पेस नहीं होता, वो कोई प्लेस नहीं होता। काफ़ी लोग स्पेस लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, रूम कहलाता है। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट। अच्छा यहाँ ये देखिए 32 का क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट। तो क्या है, वो कह रहा है इन सब दोस्तों में से मेरा एक बेस्ट दोस्त है, ये बेस्ट दोस्त है। तो वो क्या कह रहा है, इन सब दोस्तों में। अब आपको लग रहा होगा यार ही इज़ वन ऑफ बेस्ट, यार ये ही तो सिंगुलर है, इज़ भी सिंगुलर है, वन भी सिंगुलर है, तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो ही नहीं सकता। क्यों, वो पूछ रहा है वो बोल रहा है मेरे सब दोस्तों में से। क्या, मेरे सब दोस्तों में, फ्रेंडशिप भी नहीं हो सकता। तो क्या है, वो फ्रेंड्स, मेरे सब दोस्तों को उठा रहा है। तो फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इसमें प्लूरल आएगा। काफ़ी ऐसे टेंसेज आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे टेंसेज आते हैं कि वो दिखाते तो शो तो करवाते हैं कि वो सिंगुलर है, मगर होते वो प्लूरल हैं। ग्रामरली वो सिंगुलर होते हैं, मगर होते वो प्लूरल हैं। तो 33 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी डैश ऑफ कश्मीर डैश वेरी ब्यूटीफुल, सिंसेरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सिंसेरीज तो हो नहीं सकता, तो और सिंसेरीज आर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ही कश्मीर है। तो सिंसेरी इज़ सिंगुलर आएगा, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। 34 का क्वेश्चन है, आई इंसिस्टेड। क्या, मैंने उससे इंसिस्ट किया कि डैश माई फीड पेड, डैश माई फीड पेड। तो 34 का आंसर है आपका ए। क्या आंसर है, 34 का आंसर है आपका टू हैव माई फी पेड। खैर ये मैं समझाता रहूँगा कैसे होगा। मुझे लगता है मेरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वैसे इंग्लिश इस टॉपिक में फेज़ में रखना नहीं चाह रहा था, मगर इस फेज़ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझाता जा रहा हूँ आपको। सिर्फ जितने मेरे यानी कि मैंने इसके यानी कि जितने मेरे को अंदर नॉलेज है कि मैं इसके
एक अलग फार्मूला लेके आऊँगा, जो एक अलग फेज़ लेके आऊँगा, उसमें ज़्यादा आप अच्छा समझ पाएंगे। 35 का आई डोंट नो टू देश वैल्यू योर क्वालिटीज़, आई डोंट नो। 35 का है कि आपकी मैं क्वालिटीज़ को नहीं जानता। हाउ योर क्वालिटीज़, कितनी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। सो नहीं लगेगा, सो हाउ तो हाउ तो हो नहीं सकता। ओनली हाउ, सिर्फ हाउ, सिर्फ तुम्हारे अंदर हाउ, कैसे कितनी क्वालिटीज़ हैं, तो सिंपल हाउ लगेगा कि कितनी क्वालिटीज़ हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर वॉइस इज़ स्वीट एज नाइट एंजल, आपकी वॉइस ऐसी है जैसे कि नाइट एंजल हो। जैसे कि तो क्या होता है, जैसे कि को बोलते हैं हम डेट ऑफ द नाइट एंजल, जैसे कि आपकी नाइट एंजल की तरह आवाज़ हो। हेल्थ इज़ प्रीफरेबल डैश रिचेस, तो क्या कह रहा है, तो हेल्थ किसको प्रीफरेबल की जाती है, रिचेस को, अमीर आदमियों को किसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो ट्रू को बोलते हैं। तो ट्रू याद रखिएगा, हमेशा रिचेस पीपल को बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन हु कैन नॉट डाइज इज कॉल्ड, जो लोग मरते नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, इमोर्टल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो हमेशा इमोर्टल कहलाते हैं। खैर 39 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। प्लीज़ स्पीक इन डैश इंग्लिश, अच्छा तो इसमें कौन सा इंग्लिश आएगी, प्लेन इंग्लिश, इसमें भी स्पेलिंग बोल रहा है, तो इसमें आएगा 39 का आंसर दोस्तों ए आंसर है। क्या है दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर ए है, प्लेन इंग्लिश। एवरी स्टूडेंट, 40 क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। एवरी स्टूडेंट इज़ फेमिलियर डैश द नेम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, हर कोई अपने यानी कि ताल्लुक़ रखता है फेमिलियर विद डैश नेम ऑफ, तो के साथ क्या होता है, विद, तो इधर क्या होगा, के साथ तो आएगा तो विद आएगा। अगर होली प्रॉफिट, जैसे कि हर कोई अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाना चाहता है, तो ये क्या, अगर मोहम्मद भी सिर्फ इधर लिखा होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तब भी आप विद ही लगाते। तो हर इंसान अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम जोड़ना चाहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये याद रखिएगा। तो उनमें क्या आएगा, आपका विद आएगा। For the one who did accompany the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in the migration of मदीना, तो जब माइग्रेशन ऑफ मदीना हो रही थी तो कौन उन आपके साथ थे, तो वो आपके साथ थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये याद रखिएगा, जब आप यानी कि माइग्रेट कर रहे थे तो आपके साथ कौन थे, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थे। तो आफ्टर द हिजरत टू मदीना वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड, तो कह रहे जब आप हिजरत की मदीना से, तो कौन सी फर्स्ट पहला काम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या किया। 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है। तो उन्होंने क्या किया, एक मस्जिद क्या की, बिल्ड की, एक मस्जिद बिल्ड की, क्या की, एक मस्जिद बिल्ड